आगे है रीड 3 और ट्रैक है 29 और टॉपिक है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण एक जटिल व श्रम साध्य प्रक्रिया और शिक्षार्थी व वैज्ञानिक सदी भी इसे सरल सरस तथा सुगम बनाने का प्रयास करते रहते हैं और शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिकों ने इस कार्य के लिए भी कुछ शिक्षण सूत्र निर्मित किए हैं जो कि शिक्षण को कुशल व प्रभावशाली बनाते हैं और इस शिक्षण सूत्रों का विकास धीरे धीरे अनुभवों द्वारा ही संभव हो पाया है और किसी एक व्यक्ति विशेष को भी इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में प्रयुक्त मुख्य शिक्षण सूत्र लिखित हैं। पहले तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र के अनुसार ही विद्यार्थी जो कि कुछ जानता है उसे ही पढ़ाते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से ज्ञात विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए कि विद्यार्थियों को ये एहसास ऐसा ही ज्ञात ना हो पाए कि कब अध्यापक अज्ञात की ओर आ गया है और ज्ञात विषय वस्तु की पुनरावृत्ति विद्यार्थियों में के पुनर्अनुभवों से संबंधित होती है और इस कारण से विद्यार्थी उसमें रुचि लेते हैं। फिर दूसरा संपूर्ण से खंड की ओर। इस सूत्र के अनुसार ही विद्यार्थियों को पहले संपूर्ण विषय वस्तु का खर्च ढांचा बताकर के बाद में उससे संबंधित विशिष्ट बिंदुओं को भी विस्तृत रूप से भी बताना चाहिए और इसी सिद्धांत के आधार पर भी इकाई योजना का जन्म हुआ। फिर तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षक को सर्वप्रथम तो विद्यार्थियों के समक्ष विशिष्ट तथ्यों या फिर घटनाओं को भी प्रस्तुत करना चाहिए और क्योंकि ये विशिष्ट तथ्य तथा घटनाएं सरल सुगम तथा मूर्त होती हैं और जब विद्यार्थी इन्हें आत्मसात कर लेते हैं तो उनके आधार पर भी सामान्य नियमों का निरूपण कर सिद्धांतों का सामान्यीकरण कर देना चाहिए। फिर है चौथा मनोविज्ञानिक से तार्किक की ओर। शिक्षण शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों की रुचि जागृत कर लेनी चाहिए और शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचियां शक्तियों आवश्यकताओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रख करके रखना चाहिए तथा मनोवैज्ञानिक विधि से प्रारंभ करके स्नेह स्नेह तार्किक विधि की ओर भी जाना चाहिए अर्थात विद्यार्थियों को विषय वस्तु और उनके स्तर के अनुसार ही प्रस्तुत कर शुरू करने के बाद में तर्कसंगत विषय वस्तु की ओर भी क्रमबद्ध रूप से भी ले जाना चाहिए। पाँचवा अनिश्चित से अनिश्चित की और विद्यालय जाने से पूर्व विद्यार्थियों का ज्ञान अधूरा व अपरिपक्व होता है तथा उसमें अनिश्चितता होती है और शिक्षक को विद्यार्थियों तक इस अनिश्चित ज्ञान को भी आधार बनाते हुए अनिश्चितता की ओर भी ले जाना चाहिए और जिससे कि उनमें विश्वास उत्पन्न हो सके तथा अनिश्चित धारणाओं तथा विचारों को निश्चयात्मकता प्रदान कर सके। और छठा है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें विद्यार्थियों को मूर्त या फिर स्थूल वस्तु या फिर तत्वों का शीघ्र अधिगम होना चाहिए होता है और क्योंकि ये सरल वस्तुनिष्ठ तथा बोधगम्य होते हैं और जबकि अमूर्त वस्तुएं वे तथ्य कठिन जटिल भ्रामक तथा काल्पनिक होने के कारण भी देर से अधिगमित हो पाते हैं। और शिक्षण के समय विद्यार्थियों को सरल स्थूल या फिर मूर्त विचारों को बतलाना चाहिए और इसके बाद में अमूर्त विचारों का ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए। फिर अनुभूत से युक्ति पर युक्त की ओर। विद्यार्थियों को उनके द्वारा अनुभूत ज्ञान को धीरे धीरे तर्क युक्त व युक्ति युक्त बनाना चाहिए और जिससे कि उनसे ठोस व अव्यवस्थित ज्ञान की अनुभूति अंततः हो सके। फिर आठवां आगमन से निगमन की ओर। विद्यार्थियों को फिर प्रारंभ में भी आगमन विधि के अनुसार ही उदाहरण बताने चाहिए तथा इसके बाद में उनसे नियम ज्ञात करवाने चाहिए और निगमन विधि में भी उनके विपरीत पहले नियम बताए जाते हैं वह बाद में उदाहरण। अतः विद्यार्थियों को आगमन से निगमन की ओर ले जाना चाहिए और क्योंकि आगमन नए ज्ञान की खोज करता है तथा निगमन इन खोजों का परिणाम या फिर निष्कर्ष होता है। फिर है नवा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षक को विद्यार्थियों के समक्ष समस्या का विश्लेषण करके स्पष्ट करना चाहिए तथा बाद में उन सभी तथ्यों व विचारों का संश्लेषण करके उपयोग में लाना चाहिए और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक विश्लेषण के बाद में संश्लेषण होना आवश्यक है और क्योंकि विश्लेषण से विषय वस्तु विस्तृत तथा स्पष्ट होती है तथा संश्लेषण से विषय वस्तु निश्चित रूप से ग्रहण करती है और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य शिक्षण सूत्र भी निम्नलिखित हैं। जैसे पहला सरल से कठिन की ओर। 11वां प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। 12वां है निकट से दूर की ओर। शिक्षण अधिगम व्यूह रचना एवं विधियाँ। शिक्षण के लिए भी हमें विभिन्न शिक्षण विधियों की आवश्यकता पड़ती है। एक कुशल शिक्षक को अपने विषय की विभिन्न विधियों को न केवल ज्ञान ही होना चाहिए अभी तो उसे उसका प्रयोग भी कुशलतापूर्वक करना चाहिए आना चाहिए। सामान्यतः शिक्षण नीतियाँ विधियों व युक्तियों का अर्थ एक ही लगाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है और इन तीनों में अंतर है। शिक्षण व्यूह रचना में शिक्षक द्वारा की गई ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था को विद्यार्थियों में उद्देश्य के अनुसार ही व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए भी की जाती है। स्ट्रेसर के अनुसार ही शिक्षण व्यूह रचनाएं वे योजनाएं होती हैं जिनमें कि शिक्षण के उद्देश्यों से विद्यार्थियों के व्यवहार और परिवर्तन पाठ्य वस्तु कार्य विश्लेषण और अधिगम अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्ता दी जाती है। फिर है शिक्षण विधियाँ।
ये शिक्षक के व्यवहारों को प्रभावित करती है तथा उद्देश्यों से संबंधित होती हैं। ये निर्धारित करती हैं कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है तथा कक्ष में होने वाली अंत्य क्रिया इसमें इसमें आती है। पहले शिक्षण युक्ति के अभिप्राय है कि प्रयुक्त शिक्षण विधि में आप व्याख्या, दृष्टांत आदि युक्तियों से किस युक्ति जैसे प्रश्नोत्तर, व्याख्या, दृष्टांत आदि प्रयोग कर सकें रहे हैं। उक्त तीनों में शिक्षण व्यूह रचना व्यापक होती है तथा शिक्षण युक्तियां व शिक्षण विधियां व्यूह रचना में भी समाहित रहती हैं। अतः उक्त तीनों ही पृथक पृथक हैं और कुछ शिक्षण विधियों को शिक्षण नीतियों भी कहा जाता है। लेकिन और जब ऐसा किया जाता है तो उनका उद्देश्य भी परिवर्तित हो जाता है। और जैसे व्याख्यान नीति, परियोजना नीति आदि शिक्षण कार्य कला तथा विज्ञान दोनों है। और पूर्व में ये धारणा थी कि शिक्षक जन्म से ही प्रभावी होते हैं और ये धारणा आज के इस वैज्ञानिक युग में बदल गई है। वर्तमान में शिक्षण के लिए भी मुख्यतः उद्देश्यों, विषय वस्तु तथा शिक्षण विद्यार्थी संबंधों को ध्यान में रखते हुए अनेक शिक्षण विधियां व सहायक सामग्री उपलब्ध है जिन्हें कि शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा प्रभावी रूप से भी प्रयोग में लाया जा लाया प्रयोग में लाया जा सकता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रभावी बना सकता है। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा को भी ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को किसी भी शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला तो शिक्षण विधि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। दूसरा है शिक्षण विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली होती है तथा वैज्ञानिक विधि से कार्य करने का भी प्रशिक्षण देने वाली हो। और तीसरा है शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करने वाली हो और अर्थात विद्यार्थी की योग्यता, स्तर, रुचि तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। और फिर सजीव वातावरण बनाने में भी सहायक हो और अर्थात प्रजातांत्रिक विधि हो जो कि विद्यार्थियों को अंत्य क्रिया के अधिकाधिक अवसर देने वाली व उत्साहवर्धन होने वाली हो और करके सीखने में के सिद्धांत में अर्थात क्रियाशीलता पर भी आधारित होनी चाहिए, कम समय लेने वाली तथा प्रभावशाली हो और साथ में शिक्षण विधि में व्यवहारिकता होनी चाहिए और अर्थात उसे आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। शिक्षण विधि को भी गतिशील होना चाहिए, न कि स्थिर और नवा। वह विद्यार्थियों में मानसिक गुणों के साथ साथ ही शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक गुणों का विकास करने वाली अर्थात सर्वांगीण विकास के अवसर देने वाली है। फिर 10वां शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से भी सरल व स्पष्टता लाने वाली हो, जिससे कि शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही ईमानदारी वे आत्मविश्वास से शिक्षण प्रक्रिया में भाग लें तथा यह विद्यार्थियों को रटने से भी दूर करने वाली हो। फिर करने वाली हो और शिक्षण विधियों को उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत किया गया है और कुछ विद्यार्थियों ने तो इन्हें जनतांत्रिक व प्रभुत्ववादी में भी कुछ ने प्राचीन व आधुनिक शिक्षण विधियों में तो कुछ शिक्षाविदों ने मौखिक व क्रिया आधारित विधियों में विभक्त किया है। और शिक्षण विधियों का सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण तो शिक्षक केंद्रित तथा बाल केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, जिनमें निम्नलिखित शिक्षण विधियां भी समाहित हैं। इसमें एक तो शिक्षक केंद्र विधियां, इसमें शिक्षक मुख्य होता है और विद्यार्थी गौण। और दूसरा है यह वर्णात्मक प्रकार की होती हैं और इनमें केवल मौखिक संप्रेषण होता है। और तीसरा इसके द्वारा शिक्षण में औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है। और चौथा है इसमें विद्यार्थी केवल विभिन्न निष्क्रिय श्रोता होते हैं और शिक्षक सक्रिय रहता है। इसमें विद्यार्थी के विचारों, सृजनात्मकता आदि के लिए भी कोई स्थान नहीं होता और इसके द्वारा केवल स्मृति स्तर व पुनः स्मरण पर ध्यान देते हुए विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर का भी ज्ञान भी दिया जाता है। फिर इसमें निम्नलिखित परंपरागत शिक्षण विधियां को सम्मिलित किया गया है। एक तो व्याख्यान विधि, दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि, और तीसरा है कहानी विधि, और चौथा है व्याख्यान व प्रदर्शन विधि, और बी है बाल केंद्रित विधियां। इसमें बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है और इसमें बालक की आवश्यकताओं की रुचि, स्तर, सृजनात्मकता आदि को ध्यान में रखा जाता है और इसमें बालक को तीसरा इसमें बालक को सक्रिय रखा जाता है और वे स्वतंत्रता पूर्वक सीखने दिया जाता है। और चौथा इसमें शिक्षक की भूमिका अधिगम परिस्थितियों को भी उत्पन्न करने तथा मार्गदर्शक की होती है। पांचवा, ये समस्त विधियां करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती हैं और इसमें अंतर्गत निम्नलिखित विधियां भी आती हैं, जिसमें पहला तो है डैक्राली प्रणाली। इस विधि के प्रवर्तक
डेक्राली थे और इस विधि में पुस्तकों के कम से कम प्रयोगों के लिए भी कहा गया है और ये विधि मानसिक रूप से विकृत बालकों के लिए प्रयोग में ली जाती है। अतः इसमें अभिव्यक्ति के अवसर बहुत ही कम मिलते हैं और इस पद्धति में प्रातः काल के समय भाषा तथा सायंकाल के समय संगीत की शिक्षा एवं खेल आदि करवाए जाते हैं। फिर है दूसरा मॉन्टेसरी प्रणाली। इसकी प्रवर्तक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं और इस विधि के अंदर ही इंद्रिय प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाता है और यह प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा के विकास पर बल देती है। पहले मॉन्टेसरी ने बालकों के स्वतंत्र शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण व ज्ञानेंद्रिय शिक्षण पर बल दिया है और इस विधि में खेल में बालकों को कर्मेंद्रियों की शिक्षा भी दी जाती है। आदिशा डाल्टन योजना। इस विधि की प्रवर्तक कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं और इस विधि को डाल्टन विधि भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्कहर्स्ट ने अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था और इस विधि को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी स्वतंत्र रूप विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाओं में जाकर के कार्य करते हैं और प्रत्येक प्रयोगशाला में समय सारणी बनी हुई होती है तथा संपूर्ण पार्ट कई इकाइयों में बटा हुआ होता है और सप्ताह में कार्य को भी असाइनमेंट या फिर दत्त कार्य कहते हैं और इस विधि में भी मौखिक भाषाओं का भी विकास नहीं हो पाता है और छात्र स्वतंत्र भी स्वयं शिक्षा ग्रहण करता है और अध्यापक का कार्य केवल मार्गदर्शन देना होता है। और चौथा विनेटिका योजना। इसके अंतर्गत ही कार्लटन वर्ण माने जाते हैं और इसी विधि में व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया जाता है और तथा सामाजिक विकास की भी कराया जाता है। इस विधि में उच्चारण नहीं कराया जाता है और इस विधि में बालक शिक्षक से अत्यधिक प्रभावित होता है। फिर पांचवा किंडरगार्टन पद्धति। इस विधि को भी फ्रोबेल नामक शिक्षाविद ने विकसित किया था और फ्रोबेल बालकों को पौधे के समान मानते थे और उन्होंने प्रभावी शिक्षण के लिए 20 प्रकार के उपहारों का प्रयोग किया था और इस विधि के अंतर्गत बालकों को स्व अभिव्यक्ति अथवा आत्म प्रकाशन के अधिकाधिक के अवसर प्राप्त होते हैं और इसके लिए बालकों को खेल द्वारा शिक्षण कराया जाता है और जिसमें कि गीत एवं अभिनय आदि का भी प्रयोग किया जाता है और ये विधि छोटे बालकों के लिए अत्यधिक ही उपयोगी है। फिर बेसिक शिक्षा। इस विधि को महात्मा गांधी के द्वारा भी बताया गया और इस विधि के अंतर्गत ही उन्होंने मातृभाषा को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा बालकों को किसी भी कार्य को से परिचित कराने के लिए भी उन क्षेत्र में संबंधित शब्दावली का अधिक से अधिक प्रयोग अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में किया और जिससे कि बालक उस विशिष्ट कार्य को शब्दावली से परिचित हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। आधुनिक काल में मूल्यांकन शिक्षा एवं मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण देन है और मानव के जीवन पर्यंत चलने वाली इस प्रक्रिया की जीवन प्रदर्शन एवं ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है और बालक की अन्य सामान्य बालकों की तुलना में निष्पत्ति कैसी है और किसी भी छात्र विशेष की विज्ञान में कैसे अंक आए हैं आदि इस प्रकार के प्रश्नों के मूल्यांकन की जीवंतता एवं महत्ता स्वयं सिद्ध होती है। मूल्यांकन द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है और मूल्यांकन द्वारा निर्णय का यह कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक, निपुणता एवं कुशलता के साथ में किया जाता है। हमें जीवन में हर कार्य के लिए भी मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है और आधुनिक युग में शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के विभिन्न व्यवहारों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस कार्य हेतु मानव व्यवहारों का मापन भी करना आवश्यक होता है। फिर मापन का अर्थ है किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक अंक यानी प्रदान करना ही मापन कर उन्हें प्रतीक प्रदान करते हैं। आदिकाल से शिक्षक आयामों का मापन कर उन्हें प्रतीक प्रदान करते रहे हैं। आदिकाल से ही शिक्षक अपने छात्रों की प्रगति के परिणाम जानने के लिए परीक्षाएं लेता रहा है ताकि ये ज्ञात हो सके कि उनके विद्यार्थियों ने अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन किस प्रकार और किस दिशा में ग्रहण किए हैं। मापन के से हमारा अभिप्राय किसी भी अवलोकन को परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्त करने से है और अन्य शब्दों में किसी भी भौतिक पदार्थ के गुण एवं विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया भी मापन कहलाती है। इस प्रकार से मापन किसी भी तथ्य तथा वस्तु के संबंधित आंकड़ों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। फ्रेड फील्ड एवं मॉरडॉक के अनुसार मापन के द्वारा किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करता है और मापन कहलाता है। और फिर है हेल्म स्टेडर के शब्दों में मापन को किसी व्यक्ति या फिर पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंतरिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है और इस प्रकार से उन्होंने मापन को एक प्रक्रिया माना है। तो विवरण के आधार पर भी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मापन क्रिया विभिन्न निरीक्षणों में वस्तुओं एवं घटनाओं को भी विशिष्ट नियमों के अनुसार ही सार्थक एवं संगत रूप से भी संकेत चिन्ह तथा आंशिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया है।
मापन वर्तमान प्रगति का भी आधार है और बिना मापन के शैक्षिक प्रगति का ज्ञान संभव नहीं हो सकता है। फिर शैक्षणिक मापन के द्वारा हम छात्र के विभिन्न आयामों का भी माप कर उन्हें प्रतीक प्रदान करते हैं। शैक्षिक मापन के द्वारा भी छात्र के शरीर की लंबाई, रंग, रक्तचाप, स्वास्थ्य, नाड़ी संस्थान की गति आदि, बुद्धि, रुचि और निष्पत्ति, अभिरुचि और व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, रुझान, संवेग आदि आयामों के लिए प्रतीक प्रदान करते हैं। जैसे उसकी वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु क्या है, अधिगम की गति कैसी है और बुद्धि लब्धि कितनी है आदि। और मापन का अर्थ मानसिक मापन से है और विषय सामग्री में सिद्धांत, संकल्पनाएं, संबंध एवं सूत्र आदि की प्रचुरता है तथा शिक्षण का अर्थ वस्तुतः छात्रों में मानसिक स्तर का प्रत्ययों का निर्माण करना है। अतः विषय की उपलब्धियां अमूर्त होती हैं तथा उनका मापन कोई सरल कार्य नहीं। फिर वस्तुतः मूल्यांकन गुणात्मक निर्णय करने की प्रक्रिया है तथा गुणात्मक प्रतिमानों का मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। मूल्यांकन में मूल्यों संबंधी निर्णयों को लिया जा सकता है तथा ये हमारे आत्मगत विचारों से निर्धारित होते हैं और मूल्यांकन आत्मगत भी